हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादा बोलने के चक्कर में बुरी तरह फंस गए हैं। लोकसभा में नेहरू जी और संविधान संशोधनों को लेकर, जी हां, नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू और संविधान के संशोधनों को लेकर उन्होंने गलत बयानी की थी ताकि वो कांग्रेस को देश के दुश्मन की तरह दिखा सकें। लेकिन नेहरू से नफरत का इजहार नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरी बीजेपी पर भारी पड़ गया है, क्योंकि आज राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने न केवल मोदी के झूठ का पर्दाफाश किया, बल्कि मोदी से मांग की कि वो देश से माफी मांगे। आपको बता दूं दोस्तों कि संविधान पर चर्चा के तहत आज राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 घंटे से लंबा भाषण दिया और उसमें भी निशाने पर कांग्रेस ही रही, जिसका जवाब बाद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दे दिया और साथ ही बता दिया कि आरएसएस ने कैसे संविधान का विरोध किया। आइए जरा सुनते हैं क्या कुछ कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, सुन लीजिए जरा। चाहे पॉलिटिकल साइंस में हो, चाहे हिस्ट्री में हो, चाहे एंथ्रोपोलॉजी में हो, चाहे अपना हर सब्जेक्ट पे वहां पर बहुत ही उनको मान सम्मान दुनिया में मिलता है। और बहुत से जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं वो दुनिया में अपना नाम किए हैं और डेमोक्रेसी पे बहुत बड़ा विश्वास रखते हैं। लेकिन यहाँ अनडेमोक्रेटिक थिंग्स को जो खत्म करने की बात हो रही है, जो डेमोक्रेटिक थिंग्स है उसको खत्म करने की बात यहां हो रही, ये कैसा? अरे जो आइडियोलॉजी को आप एक बार स्वीकार करते हो, ये बार बार कैसा बदलता है? आपने तो अरे चुप बैठो भाई, अब बार बार आप कैसा बदलते हो? मैं एक ही पार्टी में हूं, कम से कम 1969 से आज तक कोई पार्टी नहीं, एक ही सिंबल है मेरा, एक गाय बछड़ा, अब क्या है हाथ। मैं किधर नहीं गए, तो यहाँ घंटे को सर जरा उनको चुप रहने का भी बोलिए, क्योंकि मैं तो चुप बैठा था जब निर्मला सीतारमण जी बात कर रही थी। कुछ नहीं सर, पता नहीं कब ये हृदय परिवर्तन हुआ इनका। 224 के चुनावों के बाद हुआ क्या पहले ही हुआ था मुझे मालूम नहीं। आज जो कॉन्स्टिट्यूशन की अब जरा बात कर। तो इधर राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण से तहलका मच गया, तो वहीं लोकसभा में प्रियंका गांधी कंधे पर फिलिस्तीन की मुक्ति का बैग लेकर पहुंची और उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू और ईसाई अल्पसंख्यकों पर किए जा रहे अत्याचार पर मोदी सरकार का रुख जानना चाहा। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश मुक्ति दिवस की याद दिलाई कि इंदिरा जी के कारण बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, लेकिन पाकिस्तान पर मिली जीत की तस्वीर सेना कार्यालय से हटाई गई। यह सीधे सीधे शहीदों का अपमान है। जरा सुन लीजिए प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। You want to say something? Why are you carrying this bag? I've said many times what my beliefs are regarding this. And if you look at my Twitter handle, all my comments are over there. They say that the parliamentarians can't carry this. Who's going to decide what clothes I wear now? Who's going to decide that? That's typical patriarchy, that you decide what clothes women wear also. Okay, ma'am. I don't subscribe to that. I will wear what I want. तो फिलिस्तीन के इस बैग के बारे में भी पूछा जा रहा था। प्रियंका गांधी ने अपनी बात रख दी। तो संसद के दोनों सदनों में बीजेपी आज कमजोर नजर आई। वहीं दिल्ली में आने वाले चुनावों की तैयारी में जुटे अरविंद केजरीवाल ने आज मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को लागू करने की घोषणा की है और इस कार्यक्रम में मंच पर उनके साथ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद थे। इंडिया गठबंधन के इन दो नेताओं की एक साथ मौजूदगी बीजेपी के लिए परेशानी का सबब हो सकती है। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी जीतकर भी हारती हुई दिख रही है। दोस्तों, कल किसी तरह ले देकर फडणवीस के कैबिनेट का गठन हुआ है। हालांकि इस कैबिनेट की उम्र 5 साल होगी या 2.5 साल होगी, यह अभी तय नहीं हुआ है।
लेकिन जिन्हें मंत्री पद नहीं मिला है उनकी नाराजगी अब सामने आ रही है। कल एकनाथ शिंदे गुट के विधायक नाराज थे और आज अजित पवार गुट से छगन भुजबल ने कोई बड़ा कदम उठाने के संकेत दे दिए हैं। आप जानते हैं छगन भुजबल को, और छगन भुजबल ने नागपुर में कहा है कि मैं नाराज हूं, मैं सामान्य कार्यकर्ता हूं, लेकिन मुझे भुला दिया गया, फेंक दिया गया, फर्क पड़ता है। मंत्री पद आया और भुजबल खत्म नहीं हुआ। अपनी भावी रणनीति के बारे में भुजबल ने कहा है कि समता परिषद और चुनाव क्षेत्र के अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा करूंगा, फिर तय करूंगा कि आगे क्या करना है। यानी महाराष्ट्र में सत्ता का संग्राम अभी बाकी है। और इस बीच कांग्रेस ने मोदी से एक मुश्किल सवाल पूछा है कि उनसे कांग्रेस ने इससे बीजेपी से, मोदी सरकार से एक बहुत ही मुश्किल सवाल पूछा यह कि उसने पाकिस्तान की हार देखी, आखिर क्यों नहीं देखी जा रही है? पाकिस्तान की हार, जी हां, पाकिस्तान की हार क्यों नहीं देखी जा रही है? कांग्रेस ने ट्वीट किया। कांग्रेस के इस ट्वीट में देखिए, 1971 में इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व और जवानों के पराक्रम ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हिंदुस्तानी सैनिकों के आगे हथियार डाल दिए थे। यह युद्ध भारतीय सेना की सबसे बड़ी जीत है। लेकिन आज विजय दिवस के दिन इस जीत से जुड़ी एक यादगार तस्वीर को सेना मुख्यालय से उतार दिया गया। आखिर नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान की हार क्यों नहीं देखी जा रही है? इस ट्वीट में साफ साफ कि आखिर नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान की जो ये हार है क्यों नहीं देखी जा रही है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहां पर कांग्रेस पार्टी ने पूछी है। और नरेंद्र मोदी से ये बात बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सेना मुख्यालय से उस यादगार तस्वीर को हटा दिया गया है। और इसीलिए यहां पूछा जा रहा है कि आखिर नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान की हार क्यों नहीं देखी जा रही है? बीजेपी बार बार कांग्रेस को झूठी बातों के सहारे घेरती है, लेकिन कांग्रेस तथ्यों के साथ बीजेपी से सवाल करती है, जिसमें बीजेपी के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता है। वैसे आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी के कई झूठों को ऐतिहासिक दस्तावेज के साथ गलत साबित किया है। आज नरेंद्र मोदी के लिए यहां एक बहुत बड़ी मुसीबत बनकर आए थे मल्लिकार्जुन खड़गे। जब वो भाषण दे रहे थे, उनके पास तथ्यों के आधार पर बहुत कुछ था बताने के लिए, दिखाने के लिए। और उन्होंने साफ साफ कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और क्या कुछ कहा है, आइए सबसे पहले उस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद उसी में ट्वीट के साथ क्या कुछ कहा गया है ये भी देखेंगे। पहले वीडियो देखिए। प्रधानमंत्री जी शायद भूल गए कि संविधान का पहला संशोधन प्रोविजनल पार्लियामेंट ने किया था। तो ये संशोधन इसलिए हुआ था ताकि पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाए और जमींदारी अबोलिशन हो सके। उस दौरान स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुर्योराजन मामले में मद्रास स्टेट के रिजर्वेशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो आप बोले ये रिजर्वेशन निकाल दो, SC/ST का निजाम। अरे बाबा, उन्होंने गया आर्टिकल 15(4) आ गया, तो आप नेहरू जी के ऊपर ब्लेम रहा। अरे ये तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सजेशन था, वल्लभ भाई पटेल का सजेशन था। इस संशोधन पर खुद बाबा साहब ने 2 घंटे सदन में इसे डिफेंड किया था। इस संशोधन का एक तीसरा पक्ष सांप्रदायिक दुष्प्रचार रोकना भी था। सरदार पटेल जी ने 3 जुलाई 1950 को इस बारे में पंडित नेहरू को विस्तार से पत्र लिखकर संविधान संशोधन की ही समस्या का हल बताया। अमेंडमेंट इज द ओनली रेमेडी, दिस इज सजेस्टेड बाय सरदार पटेल। उनको भी आप इंसल्ट कर रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से सभी को इंसल्ट कर रहे हैं। सभापति जी, इसलिए मुख्यमंत्रियों को नेहरू जी ने पत्र लिखा था, जिसका जिक्र मोदी जी ने अपने भाषण में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नेहरू जी को बदनाम करने के लिए किया, जिसके लिए उनको देश से माफी मांगना चाहिए। तो तथ्यों के आधार पर यहां अपनी बात रखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, और उन्होंने साफ साफ कहा कि मोदी ने झूठ कहा है। हालांकि झूठ वर्ड का वहां पर इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि यह असंसदीय शब्द है, इसीलिए झूठ की जगह पर असत्य शब्द का इस्तेमाल किया यहां मल्लिकार्जुन खड़गे। और उन्होंने कहा कि मोदी ने असत्य कहा कि 1951 में जब चुनी हुई सरकार नहीं थी तब नेहरू जी ने अध्यादेश लाकर संविधान बदला। खड़गे जी ने यह भी बताया है, जो सच है वो ये है कि संविधान का पहला संशोधन प्रोविजनल पार्लियामेंट ने किया था।
प्रोविजनल पार्लियामेंट के सदस्य संविधान सभा के ही सदस्य थे, जिनमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शामिल थे। ये ट्वीट देखिए। यह संशोधन इसीलिए किया गया ताकि पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाए और जमींदारी उन्मूलन हो सके, क्योंकि उस वक्त मद्रास स्टेट के आरक्षण के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। संशोधन करने का दूसरा पक्ष यह भी था कि इससे एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को शिक्षा और रोजगार का आरक्षण मिल सकेगा। यह संशोधन का तीसरा पक्ष यह भी था इस संशोधन का कि इससे सांप्रदायिक दुष्प्रचार रोका जा सके, इससे सांप्रदायिक दुष्प्रचार रोका जा सके। यही नहीं, इस बारे में 3 जुलाई 1950 को सरदार पटेल जी ने पंडित नेहरू जी को पत्र लिखकर संविधान संशोधन को ही समस्या का हल बताया था। ये सारी बातें यहां लिखी गई हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में नेहरू जी द्वारा मुख्यमंत्रियों को लिखे गए पत्र का जिक्र किया, जिसमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। मोदी ने झूठ कहा कि साल 1947 से 1952 के बीच कोई चुनी हुई सरकार नहीं थी और गैर कानूनी संशोधन लाए जा रहे थे। खड़गे जी ने बताया सच। यहां पर क्या सच बताया खड़गे ने? यह बताया कि मोदी जी नेहरू जी के खिलाफ नफरत में इतना बह गए कि उन्होंने संविधान सभा, अंतरिम सरकार और अंतरिम संसद पर सवाल खड़ा किया, जबकि इन सभी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शामिल थे। ये सारी बातें तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस सच्चाई को सदन के पटल पर रखा है, क्या अब बीजेपी उससे मुंह फेर लेगी या फेर पाएगी? यह देखना होगा। इधर प्रियंका गांधी ने लोकसभा में क्या कुछ कहा है, आइए उसको भी सुन लेते हैं। अभी प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे लोकसभा के बाहर फिलिस्तीन का वो बैग लिए हुए, अपने कंधे पे लटकाए हुए, लेकिन लोकसभा के अंदर जो उन्होंने बातें कही हैं बहुत महत्वपूर्ण। सुनिए जरा प्रियंका गांधी को। संक्षिप्त में बोल देती हूँ। पहला मुद्दा यह है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको पीड़ा हो रही है उनके साथ। फ्रांसिस जी हेडक्वार्टर्स में से आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है हिंदुस्तान भारत की सेना के सामने। तो मामला आप जानते हैं दोस्तों, आज बांग्लादेश मुक्ति दिवस और हम लोग इसे विजय दिवस के रूप में मनाते हैं 16 दिसंबर। लेकिन इस दिन की एक बहुत ही खास तस्वीर जिसको हटा दी गई है, जहां बांग्लादेश का एक तरफ उदय होता है, पाकिस्तान की सेना समर्पण करती है, आत्मसमर्पण करती है और वहां पर भारत की प्रधानमंत्री उस वक्त की इंदिरा गांधी मौजूद हैं। और ये जो तस्वीर है, यहां से मुख्य रूप से इंदिरा गांधी को हटाने के चक्कर में उन शहीदों को और इस देश के उन वीर जवानों को कहीं ना कहीं किनारे लगाने की कोशिश है मोदी सरकार की तरफ से, और उसी पर यहां प्रियंका गांधी अपनी बात रख रही हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद के दोनों सदनों में आज कांग्रेस ने सच की ताकत से बीजेपी के झूठ और दुष्प्रचार को नाकाम कर दिया है। क्या अब कांग्रेस की ताकत के सामने टिक पाएगा मोदी का झूठ? इसी पे आज चर्चा करेंगे और कैसे कांग्रेस ने मोदी के झूठ को, बीजेपी के झूठ को एक्सपोज किया है, यह भी आज समझेंगे। आइए जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए और फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, हमारे साथ शकील अख्तर जी हैं, हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं और डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूं शकील जी, दोनों सदनों में मुझे लगता है आपको भाग भाग के रिपोर्टिंग करनी पड़ी होगी आज, इधर भी उधर भी। लेकिन चल क्या रहा था? एक तरफ प्रियंका गांधी वहां दहाड़ रही थी, अभी हमने उसका एक छोटा सा अंश देखा, और दूसरी तरफ बहुत कायदे से, जिसको कहते हैं भिंगा भिंगा के, वो काम कर रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। तथ्यों के आधार पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो बात रख रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी चीज थी, आप और अच्छी तरह से इस बात को यहां पर रखेंगे कि सभापति महोदय आज मुस्कुरा रहे थे कुछ बातों में। जब मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रख रहे थे तो सभापति महोदय उनकी बातों से सहमति जताते हुए नोडिंग कर रहे थे, सिर हिला रहे थे। ये सब कुछ हम लोग देख रहे थे। अभी देखिए
और एक सबसे मजेदार तथ्य, इसलिए ये सब रखना चाहता हूं ताकि आपको याद रहता है बहुत सारी चीजें, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स, कि जब ये कह रहे हैं कि बहुत से लोग इधर से उधर चले गए, बहुत से लोग पार्टियां बदल लिए और मैं उतने साल से यही हूं, एक गाय और बछड़ा, उसके बाद हाथ, यानी एक ही पार्टी में। तब पीछे से जयराम रमेश ने इनका जिक्र भी किया, सभापति महोदय का भी। जरा क्या वाकया था ये बताइए, और साथ साथ ये भी बताइए कि आखिर आज इतने शांत चित्त क्यों दिखाई दे रहे थे और बहुत ही सपोर्टिव नजर आ रहे थे सभापति महोदय। आखिर ये हृदय परिवर्तन हो गया या कुछ और है? जो आप मुस्कुराने की बात कर रहे हैं जगदीप धनखड़ की, तो वही मुस्कुराते हुए उन्होंने एक किताब मांगी मल्लिकार्जुन खड़गे से, जो वो दिखा रहे थे। वो किताब क्या थी वो हम आपको बता देते हैं। जिस किताब का वो जिक्र कर रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे और जिससे कोट कर रहे थे, तो सभापति ने कहा कि ये मुझे दीजिए पढ़ने के लिए। खड़गे ने कहा कि ये किताब अब मिलती नहीं है, मैं आपको दे तो दूंगा मगर वापस कर दीजिएगा। दरअसल वो किताब है बंच ऑफ थॉट्स, दूसरे सरसंघचालक गुरु गोलवलकर की किताब 1966 में प्रकाशित हुई थी और उसके बाद संघ ने उसको विड्रॉ कर लिया। उस किताब से ही खड़गे जी बता रहे थे कि उस किताब में वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन किया गया है, आरक्षण का विरोध किया गया है और यह कहा गया है कि जो सफाई करने वाले हैं, दलित हैं, उनको यह काम करने में सुख का अनुभव होता है। बीजेपी और संघ इस किताब को लेकर सबसे ज्यादा डिफेंसिव हो जाती है। अब खड़गे जी उस किताब को अगर दे भी देंगे तो हमें लगता नहीं है कि धनखड़ साहब उसको पढ़ पाएंगे, क्योंकि खुद आरएसएस और संघ जो है उससे अब पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है। जो आज के सरसंघ चालक हैं भागवत जी, वो कह चुके हैं इसको ऑलरेडी ऑन द रिकॉर्ड कि कुछ चीजें पुरानी हो गई हैं, पहले कही गई थी, अब उनका कोई प्रसंग नहीं है, कोई प्रासंगिकता नहीं है। तो ये मुस्कुराने की बातें जो है वो इस किताब को लेके काफी देर तक हुई। दूसरी जो अहम बात जो है इसमें कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत शानदार भाषण दिया। उन्होंने जिस तरह से संविधान का जिक्र करके, संविधान संशोधनों का जिक्र करके और उस पर जो मोदी जी ने लोकसभा में बोला था वो कल वो राज्यसभा में भी बोलेंगे, मोदी जी फिर बोलेंगे, कल राज्यसभा में जवाब देंगे संभवतः, तो उसमें भी वो उन सारी चीजों को लाएंगे। देखिए, अब जो असत्य की बात है, झूठ की बात है और जो माफी मांगने की बात है, कहां तक माफी मांगेंगे? सरदार पटेल की अंत्येष्टि में जवाहरलाल नेहरू नहीं गए थे, ये मोदी जी का इंटरव्यू था। दूसरे दिन फोटो आ गए वो पटेल की अंत्येष्टि में पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल होते हुए। उनकी बातचीत में, उनके संवादों में आपस में यही सारा झूठ और अफवाह। नेहरू ने इसीलिए सबसे पहला जो नारा दिया था, सबसे पहला नारा, वेरी फर्स्ट, अफवाहें देश की दुश्मन है, नेहरू ने कहा। तो नेहरू जानते थे इस बात को। तो आज उन्होंने ये बताया कि जो पहला संशोधन था वो जमींदारी उन्मूलन के लिए था। देखिए, संशोधन की जो बात है ये बताते नहीं है सारे के सारे। ये संशोधन सारे के सारे ऐतिहासिक संशोधन किए हैं कांग्रेस ने। कौन कौन से संशोधन किए हैं, कहां तक बताएंगे? 12वां संशोधन गोवा को भारत में मिलाने के लिए, पुर्तगाल से गोवा दमनदीव को भारत में मिलाया था, भारत की सीमाएं बढ़ाई थी। 35वां और 36वां संशोधन सिक्किम को भारत में मिलाने के लिए। 26वां घड़ी की सुई को उल्टा घुमा दिया इंदिरा गांधी ने, प्रिवी पर्स और प्रिविलेज राजा रानियों को खत्म कर दिए। ये सब बताएंगे वो कहते हैं लहू लुहान हो गया। ये लहू लुहान हुआ था संविधान कि संविधान की गरिमा बढ़ी थी, देश की ताकत बढ़ी थी। जब गोवा और सिक्किम भारत में शामिल होते हैं तो देश मजबूत होता है। जब प्रिवी पर्स और प्रिविलेज खत्म होते हैं तो देश की गरीब जनता, कमजोर जनता को ताकत मिलती है कि सब अब समान हुए, सबको बराबर है, किसी को कोई प्रिविलेज नहीं है। प्रिविलेज शब्द था उसमें, नो प्रिविलेज। 52वां संशोधन राजीव गांधी ने दल बदल में पाबंदी, उसका उन्होंने रास्ता निकाल लिया कि पूरे थोक में विधायक खरीद लेते हैं
और सरकार बदल देते हैं। 61वां संशोधन, युवाओं को आज तक का सबसे बड़ा तोहफा, 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी मताधिकार की आयु। तो ये संशोधन जो है सारे के सारे न केवल जरूरत के लिए थे, बल्कि भारत को मजबूत बनाने और जनता को सशक्त करने के लिए थे। तो अब इस पे तो कभी बोल नहीं सकते मोदी जी। मोदी जी वो सारी की सारी सुनी सुनाई कहानी, भी आपने देख लिया होगा कि एक टीवी के प्रोग्राम में किस तरह राहुल गांधी के बारे में जो व्हाट्सएप पे चली खबरें, अफवाहों में चली खबरों पे गृह मंत्री और एक एंकर बात कर रहे हैं। हद है, इतनी छोटी बात, इतनी, अब इनके बारे में कोई कर दे तो कहेंगे मुझे गालियां दे रहे हैं। इनके लोग, हमें पता नहीं, समझ में नहीं आता कि मोदी जी के समर्थक है कि मोदी जी के विरोधी हैं। आमंत्रित करते हैं लोगों को कि आप दूसरे के बारे में बोलिए। राहुल ने अपने बारे में कभी कुछ नहीं छुपाया, प्रियंका ने अपने बारे में कभी कुछ नहीं छुपाया। आज फिलिस्तीन का बैग लेके गई वो, कमिटमेंट, कन्विक्शन भाई भारत सरकार का है। भारत सरकार जो है संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन का समर्थन करती है और यहां व्हाट्सएप से कहती है, अपने लोगों से कहती है कि फिलिस्तीन का विरोध करो। ये तो भारत का घोषित रवैया है जो प्रियंका गांधी ने बताया। और जो उन्होंने आज कहा, इतनी छोटी बात, उसमें भी आप देख रही व्यवधान हो रहा था। जो चेयर पर थी संध्या राय, वो दूसरे का नाम पुकार रही थी उसके बीच में, और कहा कि आज तक किसी ने नहीं कहा, जब से बांग्लादेश की समस्या है, नाम लेके कहा प्रियंका गांधी ने कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं और ईसाइयों पे अत्याचार हो रहा है, और इस सरकार को आवाज उठाना चाहिए जी। कि बीजेपी वाले, ये व्हाट्सएप वाले, गोदी मीडिया वाले कांग्रेस से कहते हैं, अरे कांग्रेस ने तो आवाज उठाई है, पहले दिन से उठा रही है कांग्रेस तो आवाज। प्रियंका की आप सुन लो, आप तो उस प्रियंका की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे थे। वहां पे क्या बोला उन्होंने कि हिंदुओं ईसाइयों पर अत्याचार हो रहा है और इस सरकार को उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, क्यों नहीं उठाती है। और दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है वो भी, कि जिस पाकिस्तान की सेना भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर रही है, वो तस्वीर तुम हटा देते हो जी। भारतीय सेना के गौरव की वो तस्वीर तुम हटा देते हो। और आपको यह बताएं हमें एक बात, ये जो बहस हो रही है, 2 दिन वहां हुई लोकसभा में, 2 दिन राज्यसभा में हुई, ये इसका जो विषय लिखा हुआ है, जो विषय है वो क्या है, संविधान के 75 साल की गौरवशाली यात्रा जी। तो ये भारतीय सेना की गौरवशाली यात्रा का एक बहुत बड़ा मजबूत पड़ाव था बांग्लादेश। क्या इंदिरा गांधी के बिना कोई, मतलब सेना या कोई अपना कदम उठा सकते थे? राजनीतिक नेतृत्व ही होता है, बिना राजनीतिक नेतृत्व के तो हो नहीं सकता है। बिल्कुल। और उसको आपने वहां से हटा के भारतीय सेना के लिए कोई अच्छा नहीं किया। भारतीय सेना पे हम बोलते नहीं है, कोई भी नहीं बोलता है, संसद में भी नहीं बोला जाता है, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये बाद में कहीं बताई जाएगी कि ये क्या हुआ। तो आज जो है राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का बहुत जबरदस्त भाषण था, उन्होंने सब कुछ कहा, ये तक बताया, उस टाइम कोई जवाब, उसका कुछ हिस्सा और सुनाते हैं। और शकील जी दोबारा आपके पास फिर से आता हूं, थोड़ा सा आपको रोकना चाहता हूं। मैं जान रहा हूं आप सम अप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मल्लिकार्जुन खड़गे और धनखड़ साहब के बीच जो बातचीत हुई, जरा एक हिस्से को और। मल्लिकार्जुन खड़गे भाषण देने के लिए खड़े हुए, भाषण दे रहे थे और लंबा भाषण उनका भी रहा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे जबरदस्त तैयारियों के साथ आए थे, एक एक, और खासकर उन तथ्यों के साथ, उन तैयारियों के साथ आए थे जहां तथ्यों के साथ छेड़छाड़ ही नहीं बल्कि झूठ पूरे के पूरे परोस कर परसों गए थे। यानी सैटरडे को जो भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निचले सदन में यानी लोकसभा में दिया था भाषण, उस भाषण की धज्जियां उड़ा रहे थे आज बहुत प्यार से सहलाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे। सुनिए जरा। और इंदिरा जी को सभी लोग मानते हैं। ये लोग, बहुत से लोग वोटिंग को गए होंगे, अब हमारे लोग भी उधर गए हैं, बाहर के भी गए हैं। ये संगम है सर, सामने वाले रोड पर बैठे। हाँ, संगम, ये सामने वाले बैठे तो ठीक है, तो लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे जो बैठे हैं ना, वो सब या इधर से उधर गए, उधर से इधर आ गए,
या हर पार्टी से वहां गया, क्योंकि ईडी मशीन, सीबीआई। जयराम जी कह रहे हैं कुछ? हाँ, जयराम जी कुछ कह रहे हैं आपको? तो हर लोग यहाँ, वो एक वॉशिंग मशीन बड़ी खरीदी है, कौन? हमारे शाह साहब। इतना बड़ी वॉशिंग मशीन करे, आदमी अंदर जा सकता है और क्लीन होके बाहर आता है, अंदर जाके क्लीन होके बाहर आता है। और वो जाके इतना जोर से चिल्लाता है, अरे यहाँ खाया पिया रहा, राज किया, कोई सब कुछ बना। वही यहाँ पर हमको बुद्धि पढ़ाते हैं और उल्टा बयान देते हैं। तो ऐसे लोग इस देश में हैं, ऐसे लोग तो सुन रहे थे आप, यहां सीधा सीधा और बहुत कायदे से यहां कहें तो धुलाई कर रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। डॉक्टर राकेश पाठक जी, ऐतिहासिक बातें बहुत हुई, तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करना नरेंद्र मोदी जी का स्वभाव है, वो दिखाई दे रहा है पिछले 10-11 साल से। जितनी बार खासकर सदन के अंदर भाषण देने आते हैं, मोदी जी भी अच्छे से जानते हैं कि उनके भाषण के एक भी पार्ट को काटा नहीं जाएगा, हटाया नहीं जाएगा, डिलीट नहीं किया जाएगा और एक्सपंज नहीं किया जाएगा। अगर सही शब्द का इस्तेमाल करूं तो संसदीय शब्द, संसद की भाषा, उनके शब्दों को एक्सपंज नहीं किया जाएगा। लेकिन यहां होता यह है कि नरेंद्र मोदी उन तथ्यों को लेके आते हैं जिनका कोई आधार नहीं है, उन बातों को लेके आते हैं जिनका तथ्यात्मक रूप से अगर चाहें तो पुष्टि वो खुद ही नहीं कर पाएंगे। और आज यहां एक एक चीज खोल के, कल पुर्जे कहते हैं ना कि निकाल के पूरी ऑयलिंग कर रहे थे यहां मल्लिकार्जुन खड़गे। कैसे आप देखते हैं इस भाषण को? और यहां से बहुत सारे तथ्य, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम ले रहे थे और उन्होंने कहा कि इन सब में श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। बोले जब उनको नाम याद नहीं आ रहा तो बोले मैं उतना नाम याद नहीं करता हूं, लेकिन चलो अभी तो एक वहां पर जो हाजिर जवाबी है वो भी था मल्लिकार्जुन खड़गे का, और दूसरा तथ्यों के साथ बात कर रहे थे। कितना यहां पर झूठ जो है बीजेपी का, मोदी जी का, वो बेनकाब होते हुए देखते हैं आप। धन्यवाद राजीव जी। देखिए, हम लोग तो सदन में नहीं बैठे हैं, इसलिए हम झूठ शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बिल्कुल, और पूरी विनम्रता से कर सकते हैं, पूरी क्रूरता से कर सकते हैं कि यह दुर्भाग्य है इस देश का कि देश का मुखिया लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में झूठ बोलता है। ये साधारण तथ्य हैं जो इतिहास की किताबों में लिखे हुए हैं। संसद की सारी कार्यवाही पहले दिन से लेकर आज तक, जब से इस देश में ये सदन शुरू हुआ, यानी आजादी से पहले से, जब सेंट्रल असेंबली कहलाती थी, मोतीलाल नेहरू वगैरह उसमें थे, सब चीज दस्तावेजी है। कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिसको जांचा परखा नहीं जा सकता, जिसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। राजीव जी, आश्चर्य तब होता है कि माननीय प्रधानमंत्री का भाषण लिखने वाले लोग साधारण सी कोशिश नहीं करते हैं कि जब वे बोलें तो कम से कम ऐसी बातें तो न हो जिनका तुरंत खंडन आ जाए। सबसे मजेदार बात यह है कि संविधान संशोधनों को नरेंद्र मोदी कोई बहुत बड़ा पाप मानकर चलता है। वे कह रहे हैं कांग्रेस ने बहुत सारे संशोधन किए। शकील जी ने अभी बता दिया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद शामिल थे अंतरिम सरकार में। लेकिन एक आंकड़ा और सामने आ चुका है कि कांग्रेस कुल मिलाकर 52 साल करीब सत्ता में रही है, ऐसा हम मान सकते हैं। 52 साल में कांग्रेस के तमाम प्रधानमंत्रियों ने 71 संविधान संशोधन किए। भारतीय जनता पार्टी या जनता पार्टी मान लें, उस समय की जनसंघ के बाद बनी जनता पार्टी, मोरारजी देसाई का, और बीच बीच में जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी जोड़ लें, 11 साल, कुल मिलाकर 16-17 साल भारतीय जनता पार्टी की घोषित सरकार ये मान लीजिए, 6 साल अटल बिहारी के, 11 साल हुए। इन 16 सालों में 42 संविधान संशोधन हुए। अगर अनुपात देखा जाए तो 52 साल में 71 और 16 साल में 42 संविधान संशोधन। और शकील जी ने बिल्कुल सही तथ्यात्मक रूप से गिनाया कि वे संशोधन लोकतंत्र और देश के हित में थे,
उनमें से कौन सा ऐसा संशोधन है जिसे ये माना जा सकता है कि वो कोई देश विरोधी काम था, कोई लोकतंत्र विरोधी काम था या संविधान विरोधी काम, कि उससे संविधान की आत्मा को छत-विछत करने की कोशिश हुई। और अब भी तो नरेंद्र मोदी संविधान संशोधन करने की तैयारी कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कितने संशोधन उन्हें करने पड़े, अनुच्छेद 83, 2, 172, 1 और तमाम ऐसे संशोधन करने पड़ेंगे, तब वो लागू हो पाएगा। यद्यपि आज रखना था वो प्रस्ताव नहीं रखते। कुल मिलाकर आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण की शुरुआत में कई विषय उन्होंने गिनाए, पॉलिटिकल साइंस वगैरह वगैरह, हिस्ट्री वगैरह, लेकिन उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय का नाम लिया, एंटायर पॉलिटिकल साइंस, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले दुनिया के एकमात्र व्यक्ति नरेंद्र मोदी। तो मोदी जी का जो भाषण होता है वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस, एंटायर हिस्ट्री, एंटायर एंथ्रोपोलॉजी वगैरह वगैरह से निकाल कर लाए गए तथ्यों के आधार पर होता है। लेकिन ये चिंता की बात, ये हम लोगों के लिए प्रधानमंत्री के बारे में बात करते समय हम बिल्कुल भी उनकी खिल्ली नहीं उड़ा रहे। हम चिंता कर रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री ऐतिहासिक तथ्यों के साथ खिलवाड़ करने में लगा। और इसके पीछे मंशा सिर्फ इतनी है कि न तो भारतीय जनता पार्टी या उससे पहले जनता पार्टी या उससे पहले जनसंघ या उससे पहले हिंदू महासभा और 1925 में बने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनकी भूमिका स्वतंत्रता संग्राम में शून्य थी। वे जब भी पटेल के प्रधानमंत्री न बन पाने की बात करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि तब भी बात तो कांग्रेस के ही नेताओं के बीच की हो रही थी कि इनमें से किसे प्रधानमंत्री बनना है। तब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या हिंदू महासभा का कोई आदमी इस लायक नहीं था कि वो प्रधानमंत्री बन सकता। और ये अतीत की लकीर पर लाठी पीटना सिर्फ वे लोग करते हैं जिनका इतिहास को बनाने में कोई योगदान न हो। जैसे कल जो तस्वीर सामने आई सेना मुख्यालय में, सेना प्रमुख के दफ्तर के सामने लाउंज में से पाकिस्तान के सरेंडर वाली तस्वीर हटा दी गई। ये भी वही धक्कर्म है, क्योंकि वो तस्वीर बार बार याद दिलाती है कि ये घटना तब की है जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। ये घटना क्या थी? ये घटना दुनिया के भूगोल को बदलने वाली घटना थी। तो अब उसको मिटाने के लिए क्या किया जा सकता है? समाज और देश की स्मृतियों में से उसे ओझल करने के लिए उस तस्वीर पर पर्दा डाल दो और एक घटिया सी पेंटिंग वहां लगा दीजिए जिसमें मिथकों के आधार पर चित्रकारी की गई। रामायण और महाभारत मिथकीय रचनाएं हैं, उसमें से निकालकर अगर भगवान कृष्ण और अर्जुन के रथ को चाणक्य नाम के किसी चरित्र का रेखांकन करके आप हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, बख्तरबंद गाड़ियां और पेंगोंग झील बना दें। और पांचजन्य ने आर्टिकल लिखा है, राजीव जी, बड़ा मजेदार है, मैंने नहीं पढ़ा। पांचजन्य लिखता है कि ये सेना मुख्यालय में जो नई तस्वीर लगाई गई है, जो चीन को चुनौती देने के लिए, यानी अब एक पेंटिंग चीन को भयभीत कर देगी। ये फर्जी घटिया सी पेंटिंग शी जिनपिंग की नींद उड़ा देगी आज रात को। पांचजन्य का पूरा लेख इस हेडलाइन से है कि ये नई रणनीति है भारत सरकार की, एक तस्वीर बदलकर चीन को डराया जाए। डराने वाली तस्वीर तो वो थी जिसमें दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर था, 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण। वो तस्वीर पाकिस्तान को आज भी नींद हराम करके रखती है पाकिस्तान। तो कुल मिलाकर ये सरकार अतीत पर कीचड़ उछालकर, धूल उड़ाकर सिर्फ अतीत के महानायकों, देश के वास्तविक महानायकों के चरित्र पर दाग लगाना चाहती है ताकि खुद के धर्म छुप जाए। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अब तक जो कुछ करते आ रहे हैं, आज भी जो कुछ कर रहे हैं, उस सारे क्रियाक्रम पर धूल पड़ जाए, मिट्टी पड़ जाए, इसलिए ये सब चीजें करते हैं। लेकिन वे बार बार नाकाम हो रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का आज का भाषण और प्रियंका गांधी का वो प्रतीकात्मक बैग जिसमें फिलिस्तीन की बात है, सदन के भीतर बांग्लादेश की बात, इस तस्वीर की बात, ये सब चीजें इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस अपने स्टैंड पर कायम है। और इस बार का सत्र बीजेपी और मोदी के लिए भारी पड़ता जा रहा है। चलते चलते बीजेपी संघ मोदी के समर्थकों को फिलिस्तीन के मुद्दे पर अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण एक बार सुन लेना चाहिए।
जिसमें उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है, वो उन्हें मिलना ही चाहिए। उसके हक में हमेशा से भारत सरकार आवाज उठाती रही थी, आज भी उसका स्टैंड वही। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फिलिस्तीन पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो भाषण है बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा रुख यानी इंडिया का रुख फिलिस्तीन को लेकर क्या रहा है आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, और ऐसे में प्रियंका गांधी के कंधे पर फिलिस्तीन लिखा हुआ जो बैग है वो बहुत मायने रखता है। लेकिन आज का दिन और भी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज बांग्लादेश और भारत विजय दिवस और उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ कि जिस तस्वीर का जिक्र बार बार आ रहा है उस तस्वीर को आखिर मोदी सरकार ने हटाया क्यों, ये सवाल तो उठता है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की तरफ देखते हैं तो उन्होंने जो भाषण दिया है उसके बहुत, उन्होंने ये भी बताया कैसे नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक, मनमोहन सिंह तक, कैसे इन तमाम प्रधानमंत्रियों ने देश के उत्थान के लिए अपना योगदान दिया है। अलग अलग योजनाओं के आधार पर उन्होंने ये बातें रखी हैं। ये सब भी आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन जरा जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास, और समझूं आपसे भी मल्लिकार्जुन खड़गे का ये भाषण और इस भाषण को कैसे आप देखते हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सबके भाषणों को अगर देखा जाए तो एक शानदार भाषण यहाँ पर नरेंद्र मोदी के पास में आखिर क्या है कि इन भाषणों को वो काट पाएं, तोड़ पाएं, क्या चीज देखते हैं आप? जी, मैं एक संक्षिप्त टिप्पणी जो तस्वीर सेना मुख्यालय से हटाई गई है उस पर, हालांकि हमारे दो साथी इस बात को कर चुके हैं, हम लोगों की जनरेशन उस तस्वीर को देखकर बड़ी हुई है। जनरल नियाजी और जगजीत सिंह अरोड़ा, भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा दस्तखत करवा रहे हैं 93,000 सैनिकों के सरेंडर का। जी, पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी की तस्वीर है वो। जो ये लोग यहाँ पे कहते हैं ना कि पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे, पाकिस्तान खुश होगा, पाकिस्तान वाकई आज खुश हो रहा होगा। वो तस्वीर पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी थी जो उसको हटा दिया गया। और किसी भी देश को अपने गौरव के प्रतीकों को हमेशा हाईलाइट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। वो तस्वीर को हटाने की मंशा क्या है? पाकिस्तान को खुश करना है, पाकिस्तान की शर्मिंदगी को दूर करना है, या क्या मंशा है मुझे नहीं मालूम। लेकिन हमारी जनरेशन, इसमें एक बात जरा मैं एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं, शायद हमारे तमाम दर्शक साथी जो हैं वो जानते भी होंगे, देखे भी होंगे। इसी मसले पे डॉक्टर राकेश पाठक जी का एक शानदार वीडियो अपने चैनल पे डीबी लाइव पे आप देख सकते हैं, विश्लेषणात्मक वीडियो, बहुत ही शानदार। उसको देखिए और आप समझ सकते हैं कि आखिर पाकिस्तान के सरेंडर की ऐतिहासिक तस्वीर को सेना मुख्यालय से क्यों हटाया गया है। ये आप देखिए, ये तस्वीर, और डॉक्टर साहब बिल्कुल सैनिक लिबास में हैं, और देखिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन अभी आप इसको मत देखिए, इसके बाद यानी न्यूज पॉइंट के बाद देखिए। तो लेकिन आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास। तो क्योंकि वो वीडियो है डॉक्टर राकेश पाठक का, तो दर्शक देख ही लेंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए वो तस्वीर शर्मिंदगी का जो है वो परिचायक था जो हटा दिया गया। ये बड़ी अफसोस की बात है। दूसरी बात, मल्लिकार्जुन खड़गे का आपने चर्चा की, शानदार भाषण था और बहुत ही महीन तरीके से उन्होंने सभापति को भी कह दिया कि दल बदलू तो आप भी रहे। अपनी तरफ अपना एग्जाम्पल देके उन्होंने ये भी कह दिया कि 2-3 बार जो पार्टी बदल कर आते हैं, तो तस्वीर जिनकी दिख रही है वो 3 बार पार्टियां बदल चुके हैं, जगदीप धनखड़। और आज जैसे आपने सही कहा कि उनके तेवर आज कुछ बदले बदले नजर आ रहे थे। सीधी सीधी बात है, अविश्वास प्रस्ताव का असर है। आज वो कहते हुए नहीं दिख रहे हैं कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। आज वो बैठाने की बात नहीं कर रहे हैं कि बैठ जाइए, आज वो खड़गे साहब को बोलने दे रहे हैं। ये अविश्वास प्रस्ताव का असर है। तो कुछ लोग किसी और ढंग से मानते हैं, कुछ लोग किसी और ढंग से मानते हैं, अपना अपना तरीका है। तो धनखड़ जी ने आज
राज्यसभा में जो मोदी जी के बारे में कहा है वो उन्होंने बिल्कुल सही मोदी जी को पॉइंट आउट किया है। और मोदी जी झूठ इतना क्यों बोलते हैं? उनको मालूम है कि जब तक उनका भाषण कंप्लीट होगा उसके पहले तमाम पत्रकार और लोग गूगल करके उनके भाषण की सच्चाई निकाल लेंगे कि कितना झूठ बोला उन्होंने। 15 झूठ बोले कि 20 झूठ बोले कि 22 झूठ बोले। लेकिन मोदी जी को ये बड़ा कॉन्फिडेंस है, भरोसा है कि उनके जो समर्थक हैं वो फिर भी उन पर विश्वास करेंगे, इसलिए वो ऐसा करते हैं। उनको मालूम है कि उनके झूठ का उनके भाषण खत्म होने से पहले सच्चाई सामने आ जाएगी। दूसरी बात, जो प्रियंका गांधी बैग लेके गई पैलेस्टाइन का, वो दरअसल मोदी सरकार की नीतियों का प्रचार कर रही हैं। मोदी सरकार, मोदी जी और बीजेपी को बताना चाहिए यूनाइटेड नेशंस में जो झंडा कैंपस में है फिलिस्तीन का, उसको स्पॉन्सर मोदी सरकार ने किया 2015 में। 2020 में यूनाइटेड नेशन की नॉन स्टेट मेंबरशिप के लिए जो प्रस्ताव था उसके को स्पॉन्सर मोदी सरकार थी। मोदी सरकार के रहते हुए हुआ था। खुद मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो फिलिस्तीन गए फरवरी 2018 में। उसके पहले प्रणब मुखर्जी गए, सुषमा स्वराज गई विदेश मंत्री के तौर पे, एमजे अकबर गए, वो भी विदेश मंत्री थे। तो फिलिस्तीन की सच्चाइयाँ बीजेपी के वर्कर्स को, अपने समर्थकों को मोदी जी को बतानी चाहिए। दूसरा कि संविधान को लेकर जो पूरी बहस का मुद्दा है, चाहे राज्यसभा में या लोकसभा में, दोनों जगह सरकार बहुत बुरी तरह से विफल रही है। इस बात पे पर्दा डालने के लिए, इस बात पे बड़ी लकीर खींचने के लिए कि वो संविधान विरोधी नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें जो कांग्रेस पार्टी है, विपक्ष है, ये कामयाब हो गए कि इन्होंने संविधान पर बीजेपी को घेरने का पूरा सफलतापूर्वक जो है काम कर दिया पार्लियामेंट में। और उन्होंने, मोदी जी ने या राज्यसभा में जो भाषण हुए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पे लांछन लगाने पे अपना समय जाया किया। एक बार भी वो नहीं बता पाए कि संविधान के प्रति उनकी आस्था कितनी है। तो ये लोकसभा का सत्र इसलिए याद किया जाएगा कि मोदी जी ने एक ऐतिहासिक जो है मौका गंवाया और विपक्ष ने उसका फायदा उठा लिया। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। विपक्ष उसका फायदा उठा लिया। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर हम बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बातें कही हैं उसमें और भी बहुत कुछ है जिसको हम आप तक लेके आना चाहते हैं। लेकिन उनसे पहले सुनील शुक्ला जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सीधे पहले एक और बाइट देखते हैं, हम उसी भाषण के एक हिस्से को देखते हैं जहां मल्लिकार्जुन खड़गे जहां बात कर रहे हैं नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह तक, कैसे क्योंकि अभी तक बीजेपी यही कहती आई है और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 70 साल में कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ है इधर पिछले 10-11 साल में हुआ है। तो उसकी धज्जियां कैसे उड़ा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जरा सुन लीजिए। क्रांति की बुनियाद रखी। इंदिरा जी ने देश को परमाणु शक्ति से संपन्न बनाया, सामाजिक न्याय के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। राजीव जी ने संचार क्रांति लाई और पंचायती राज और लोकल बॉडीज का आधार बनाया, जिसको नरसिंह राव ने 74th संविधान अमेंडमेंट आपको बधाई दे रहे हैं। अरे वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, मेरी पहचान हैदराबाद से थी उनकी। नहीं, आपको बधाई दे रहे हैं। अरे मैं ये कह रहा हूँ 73-74 अमेंडमेंट जो राजीव गांधी जी की सपना थे और जो उन्होंने तैयार किया था उसको आगे लाया गया। और आज जो महिलाओं को रिजर्वेशन मिल रहा है
जो मेयर का हो, जो पंचायत का हो, जो पंचायत जिला पंचायत अध्यक्ष हो, ये सब जो मिल रहा है मैडम, ये कांग्रेस की वजह से मिल रहा है। ये कांग्रेस ने एक्ट लाया। महिलाओं को क्या करे, महिलाओं को क्या करे, ये करे, उनको अध्यक्ष बनाए, मेयर बनाए, पंचायत मेंबर्स बनाए, तालुका पंचायत मेंबर्स बने, ये बनाए। अगर हम हमारी सत्ता आएगी तो हम तुमसे भी तेजी से महिलाओं का आरक्षण बिल इंप्लीमेंट करेंगे। हर चीज एक ही दिन में नहीं होता। तुम लोग अपोज करें उस वक्त, चलो। और मनमोहन सिंह से हर एक सुधारों का काम किया। प्रधानमंत्री की आधारहीन बातों से इतिहास बदल नहीं सकता। जो सत्य है वो सत्य है, जो असत्य है वो असत्य है। इसीलिए कम से कम वो अपना ध्यान इधर रखिए। हम फर्जी आंकड़ों की नीति नहीं करते। अगर कांग्रेस की सरकार को असली उपलब्धियां बताने लगूंगा तो आपके पास समय नहीं है और मुझे भी ज़्यादा कुछ बोलना है, लेकिन थोड़ा तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको उधर से इतने लोग बात करके ठुकते रहे। असत्य बातों को उन्होंने सही बोल के बताने को सारे दुनिया कोशिश की, लेकिन हम उससे डरने वाले नहीं हैं। उत्तर को प्रत्युत्तर देंगे और सत्यता पे आधारित उत्तर देंगे। तो सबसे आखिर में आपने सुन लिया, उत्तर को प्रत्युत्तर देंगे और सत्यता पर आधारित उत्तर देंगे। बहुत बड़ी बात यहां कह रहे थे कि आप जो कह रहे हैं उसका उत्तर तो हम देंगे ही, यानी उसका आंसर भी देंगे और सच पर आधारित देंगे, यानी सच के इर्द गिर्द ही हम रहेंगे, आपकी तरह झूठ नहीं बोलेंगे। हम लोग तो झूठ यहां पर शब्द का इस्तेमाल कर ही सकते हैं, इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी भी कह ही रहे थे, क्योंकि हम सदन के अंदर नहीं हैं, सदन के बाहर हैं। सच और झूठ में क्या फर्क है, आज वो बता रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, लगता है कि बहुत कुछ आप सुन चुके हैं, बहुत कुछ सोच चुके हैं। जरा आपकी बात सुनना चाहता हूं, और खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे। और इसमें भी क्या आपको लगता है यहां से अब कल जब नरेंद्र मोदी भाषण देंगे इसी सदन में, उच्च सदन में, तो नरेंद्र मोदी को थोड़ा तो सोचना ही होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मैडम कहा, अभी आप सुन रहे थे, मैडम उन्होंने कहा वित्त मंत्री को, निर्मला सीतारमण को, और उन्होंने जेएनयू के बारे में भी कहा है। एक बाइट और दिखा दूंगा थोड़ी देर में कि जेएनयू से आप भी पढ़ के आई हैं, जेएनयू के लोग कैसे, जरा देख लीजिए जरा, अच्छा है, इसलिए देखना चाहिए आप तमाम साथियों को। फिर आता हूं सुनील जी, जरा देख लीजिए, दिखाइए। लेकिन इस पे भी आपत्ति हो रही है कि सोशलिज्म क्या, फलाना क्या है। यही है कि इकोनॉमिक्स पे बात करें, नेचुरली वो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिक में ज़्यादा एक्सपर्ट्स है, और ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, तो नेचुरली जवाहरलाल नेहरू जी के यूनिवर्सिटी से है, और वो भी इकोनॉमिक्स में इनकी पढ़ाई हो गई। नेचुरली वहाँ क्या पढ़े मुझे मालूम नहीं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इतने प्रोग्रेसिव है, देश बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। चाहे इकोनॉमिक्स में हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस में हो, चाहे हिस्ट्री में हो, चाहे एंथ्रोपोलॉजी में हो, चाहे अपना हर सब्जेक्ट पे वहाँ पर बहुत ही उनको मान सम्मान दुनिया में मिलता है। और बहुत से जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं वो दुनिया में अपना नाम किए हैं और डेमोक्रेसी पे बहुत बड़ा विश्वास रखते हैं। लेकिन यहाँ अनडेमोक्रेटिक थिंग्स को जो खत्म करने की बात हो रही है, जो डेमोक्रेटिक थिंग्स है उसको खत्म करने की बात यहाँ हो रही, ये कैसा? अरे जो आइडियोलॉजी को आप एक बार स्वीकार करते हो, ये बार बार कैसा बदलता है? आपने तो, अरे चुप बैठो भाई,
अब बार बार आप कैसा बदलते हो? मैं एक ही पार्टी में हूं कम से कम 1969 से आज तक कोई पार्टी नहीं, एक ही सिंबल है मेरा। तो यहां आप सुन रहे थे साफ साफ जेएनयू के पढ़े लिखे लोग दुनिया में नाम कमाते हैं, इकोनॉमिक्स की आप पढ़ी हुई है, उसके बाद भी देश के डेवलपमेंट की बात यहां और कहां जा रहा है देश, इन सब की बात यहां करते हुए, यानी सीधा निर्मला सीतारमण के ऊपर यहां एक सीधा प्रहार करते हुए यहां मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई दिए। और उसके बाद बाकी चीजें आप सुन ही रहे थे। आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी, उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इधर और यहाँ शुरुआत इन्होंने की मल्लिकार्जुन खड़गे तो बाद में खड़े हुए सत्ता पक्ष की तरफ से निर्मला सीतारमण, लेकिन उनको भी यहाँ एक सीधा चुनौती प्रहार उनके सामने। और सबसे बड़ी बात की यहाँ से कहीं ना कहीं एक तैयारी दिखाई देती है, एक झलकती है वो बात कि आप अगर असत्य बोलेंगे, आप अगर झूठ बोलेंगे तो हम उसका पर्दाफाश करेंगे, और ये बात यहाँ उसको एक्सपोज करेंगे। ये बात यहाँ कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे करते हुए दिखाई दिए। धन्यवाद अजय जी। इस तरह का भाषण तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि लोकसभा में होना चाहिए था, जो भाषण मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया। अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू मनोनीत सरकार चला रहे थे, इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है? किसने उनको मनोनीत किया था? अगर 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू मनोनीत प्रधानमंत्री थे, तो बाबूलाल मरांडी साहब झारखंड के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो क्या थे? क्या बिना चुने हुए आ गए थे वो? केसीआर साहब जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने, जब तेलंगाना बना तो उसमें तो चुनाव हुआ नहीं, चुनाव तो आंध्र प्रदेश का हुआ था, और मुख्यमंत्री बने तेलंगाना के, तो क्या मनोनीत मुख्यमंत्री थे? अजीत जोगी जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने तो मनोनीत मुख्यमंत्री थे वो, या चुन करके विधानसभा पहुंचे थे? आप इस तरह की बात करेंगे, और ये लोगों के सामने कौन सा तथ्य रख रहा है? आपका कहना है कि प्रधानमंत्री संविधान लागू होने के 13 महीने के भीतर संविधान में संशोधन हो गया। बिल्कुल हो सकता है, 13 दिन के भीतर हो सकता है। आपने आधी रात को संसद की बैठक आहूत करके जीएसटी का कानून लागू किया था। कितने संशोधन हो गए अब तक? क्या माना जाए उसको? वो गैर लोकतांत्रिक है, देश की जरूरतों के अनुकूल नहीं है, आपके मनमाना रवैये का परिणाम है वो। 13 महीने के बाद भी अगर संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ी और तत्कालीन सरकार ने राष्ट्रहित में उसका संशोधन किया, तो क्या इसमें आपत्ति हो सकती है? जवाहरलाल नेहरू के दौर में जमींदारी उन्मूलन का काम संशोधन कानून लाया, क्या गलत था उसमें? क्या उसके आप खिलाफ है? आप चाहते हैं कि जमींदारी व्यवस्था चलती रहे? मनमोहन सिंह की सरकार ने आरटीआई का कानून लाया, आप उसके खिलाफ हैं? इंदिरा गांधी ने बैंकों के नेशनलाइजेशन के कानून लाए, संविधान में संशोधन किए, आप उसके खिलाफ हैं? निश्चित रूप से आप जो 1975 के आपातकाल का विरोध करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, उसकी आलोचना होनी चाहिए। हम सभी उन आलोचकों के साथ हम भी खड़े हैं, लेकिन इस बात की आलोचना आपकी भी होनी चाहिए कि आपने जम्मू कश्मीर के साथ क्या किया, किस तरह की इमरजेंसी वहां लागू रही, कितने दिनों कितने महीनों तक लोग वहां बिना इंटरनेट के, बिना संचार के साधनों के साथ बने रहे, कितने हजारों लोगों को जेलों में बंद किया गया, क्योंकि आप 370 लागू करना चाहते थे, समाप्त करना चाहते थे, और आपने समाप्त किया। और जिस तरीके से आपने 370 समाप्त किया, आपने पॉलिटिकल एजेंडे को लागू करने के लिए, क्या वो कानून सम्मत था? हालांकि सर्वोच्च न्यायालय उसको वैध ठहरा चुका है, लेकिन उसमें चर्चा तो होनी चाहिए। उस 370 को समाप्त करने का वह एक अस्थायी प्राविधान था, और उसको समाप्त करने का अधिकार संसद को है, लेकिन उस राज्य की जनता की राय लेकर के, क्या जिस विधानसभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, उस समय वो वहां पे विधानसभा अस्तित्व में थी, राष्ट्रपति शासन था वहां। कानूनी प्रक्रिया के तहत भले ही वो वैध मान लिया गया हो, लेकिन जनता क्या उसको मानती है कि जनता की राय लेकर के उसको समाप्त किया गया? वो क्या तरीका था? सवाल है कि आपको अपनी बात तो करनी पड़ेगी। अगर आप ये कहते हैं कि 1975 में आपातकाल लागू हुआ और पिछले 11 सालों में नागरिक स्वतंत्रता को प्रभावित करने के कोई प्रयास नहीं किए गए,
निश्चित रूप से देश की जनता आपके साथ खड़ी होती। लोग मानते बिल्कुल आप संविधान को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इस तथ्य से कैसे कोई इनकार कर सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की विचार संस्था आरएसएस, तत्कालीन जनसंघ, यह भारतीय संविधान के पक्ष में नहीं रहा। उस समय जब संविधान लागू हुआ, उस समय आरएसएस के मुखपत्र ने कहा कि यह भारतीय संविधान में भारतीय कुछ नहीं है, इस संविधान को थोपा गया है। आप उसी परंपरा के वाहक है। वीर सावरकर साहब ने जिसका उल्लेख किया राहुल गांधी ने लोकसभा में, तो तथ्य है ना, उस तथ्य से तो कैसे इनकार कर सकते हैं आप जी। उन्होंने संविधान का विरोध किया। आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार के प्रति हमारा जीरो टॉलरेंस है, बहुत अच्छी बात है, हम भी आपके इस अभियान के साथ हैं। लेकिन आप कहेंगे कि जीरो टॉलरेंस है और उसके साथ आप अजीत पवार जिसके खिलाफ आपने तमाम हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगाए थे, उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे, उनको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो किस तरह का जीरो टॉलरेंस है ये? आप हेमंत बिस्व शर्मा साहब के खिलाफ दुनिया भर के भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे और आप उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। ये किस तरह का जीरो टॉलरेंस है? कैसे यह स्वीकार किया जा सकता है कि भारतीय संविधान के प्रति पूरी तरह से आप प्रतिबद्ध हैं, समर्पित हैं और भारतीय संविधान की व्यवस्थाओं को सशक्त करना चाहते हैं? संविधान होता किस बात के लिए? गवर्नेंस के लिए, लोगों को बेहतर जीवन जीने के लिए, नागरिक आजादी को सुरक्षित बनाए रखने के लिए जी, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए। इसी बात के लिए तो संविधान होता है। जो संवैधानिक प्रावधानों के तहत संस्थाएं बनती हैं, उन संस्थाओं को मजबूत और उनको सुदृढ़ बनाए रखने के लिए व्यवस्था की जाती है। क्या वो हुआ क्या पिछले 10-11 वर्षों में? और अगर संविधान के तहत आप हैं और संविधान के तहत होने का दावा करते हुए आप पूर्ववर्ती सरकारों के खिलाफ इतने हेय दृष्टि आप रखते हैं, तो ये संविधान का पालन है, ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पालन है जिसका आप दुहाई देते हैं। अगर पूरा का पूरा 2 घंटे का वो भाषण है, निश्चित रूप से पिछले 10-11 वर्षों का अगर उल्लेख होता कि इस सरकार ने संविधान की स्थितियों को मजबूत करने के लिए, संविधान में दिए गए नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं की बेहतरी के लिए, उनके सुदृढ़ीकरण के लिए ये प्रयास किए गए हैं, मुझे लगता है कि ज्यादा प्रभावशाली होता हो। आप जिन लोगों ने, हमारे ख्याल से लगभग सभी लोगों ने, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में 1950वां संविधान दिवस मनाया जा रहा था, उस समय की सुनने की तत्कालीन प्रधानमंत्री ने क्या कहा जी, किस तरह से देश को आश्वस्त करते नजर आए। और आप केवल अपनी पुरानी सरकार की आलोचना, वो भी तथ्यहीन आलोचना है, बेबुनियाद आलोचना है। और दूसरी चीज, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, इन तमाम प्रधानमंत्रियों ने ऐसे संविधान संशोधन किए जो जनहित में नहीं थे, अगर आपका यह आरोप था, तो उन संशोधनों को समाप्त करने की पहल कौन सी की सरकार ने? यानी कि आप उन संशोधनों के साथ आप खड़े हैं? फिर आपका जो आपकी बातों का क्या महत्व रह जाता है? अगर आप उन संशोधनों के खिलाफ हैं, उन संशोधनों के आलोचक हैं, तो आप 2/3 सरकार चला रहे हैं पिछले 11 वर्षों से, उन संशोधनों के साथ कर दिया जाना चाहिए था, आपने वो भी नहीं किया। केवल ऐसे मौके इस तरह के संविधान दिवस बहस क्यों होती है कि लोगों के मन में संविधान के प्रति सरकार को लेकर रवैये को लेकर के लोगों के मन में एक तरह का विश्वास पनपे। अगर किसी तरह का उनके मन में संकोच है, किसी तरह का रिजर्वेशन है, तो दूर हो। प्रधानमंत्री से लोग इस बात की अपेक्षा करते हैं। प्रधानमंत्री से लोग इस बात की अपेक्षा नहीं करते कि तथ्यहीन आधारों पर मिस इन्फॉर्मेशन लोगों के सामने परोसा जाए। अगर आप ये कहते हैं कि परिवारवाद के खिलाफ हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, जितनी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में हैं, कौन परिवारवादी पार्टी नहीं है? अपना दल एस हो, अनुप्रिया पटेल जी हो, सुभाषपा हो, राजभर साहब हो, ओम प्रकाश राजभर जी हो, निषाद पार्टी हो, डॉक्टर संजय निषाद साहब हो, या चिराग पासवान जी हो, एलजेपी उनकी, ये कौन सी पार्टियां हैं? किस आंदोलन से निकली है, किस विचारधारा की पोषक है? ये परिवारवादी पार्टियां नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब परिवारवादी राजनीति के प्रतिनिधि नहीं है। जो आपके साथ आ जाए वो परिवारवादी नहीं है। और वो उन परिवारों के लोगों ने, उस परिवार के लोगों ने जिन्होंने इस देश में अपनी शहादत दी,
उनका परिवार जनता के प्रतिनिधि होकर चुन के आए हैं, इनको किसी ने स्थापित तो किया नहीं, बैकडोर से तो उन्होंने संसद में प्रवेश किया नहीं, चुनाव हार गए, जीते तो संसद में आए, सत्ता से लोगों ने हटा दिया, चले गए, सत्ता पे लोगों ने बैठा दिया, लोग वापस आ गए। तो आप इनकी आलोचना इस कदर होगी जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं हो। 75 वर्षों में इनका कोई योगदान नहीं माना जाएगा। यह दृष्टिकोण कम से कम एक बेहतर समाज और बेहतर देश बनाने का मानक नहीं हो सकता जी। आप अपने अतीत के से ही सीख सकते हैं और भविष्य के अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। ढेर सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिसके कारण से हम और आप 75 वर्षों के बाद अपने संविधान को इस तरह से याद कर रहे हैं। संविधान के साथ निश्चित रूप से कई अवसर आए होंगे, लेकिन पिछले 10-11 वर्षों में सब कुछ अच्छा हुआ है ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 10-11 वर्षों में आपने कर क्या लिया? अगर आपको लगा कि कुछ गलत हुआ है तो उसको सही करते, सुधारते। क्या आपने सुधार लिया या सिर्फ पिछली सरकारों को आप कोसते रहे और रोटियां सेकते रहे, सियासी रोटियां सेकते रहे? क्या ये माना जाए? और अभी भी क्या आप वही कर रहे हैं? क्या उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं? लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस पार्टी के और नेता, और खासकर अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तिकड़ी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देती है और यहाँ पर फंसती हुई मोदी सरकार आने वाले समय में हम और देखेंगे। इसी बीच बीजेपी की तरफ से व्हिप जारी किया गया है और व्हिप में ये कहा गया है कि खासकर लोकसभा में बीजेपी के तमाम नेता जो लोकसभा में सांसद हैं वो वहाँ उपस्थित हों। कहा जा रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल लेकर आया जाएगा लोकसभा में। देखते हैं हमारे साथी शकील जी इस पर बताएंगे। कल तो आंखों देखी हम लोग समझेंगे इसको, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि आज व्हिप जारी करके वो भी लोकसभा के लिए, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ स्पेशल लाने की प्लानिंग है सरकार की तरफ से। और यही कहा जा रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो सकती है, उस बिल को लाया जा रहा है। लेकिन उस पर भी ये बात है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन और इसको इम्प्लीमेंट करने में 2034 तक इंतजार करना होगा, यानी 2034 तक इंतजार करना होगा। 8 साल इंतजार करिए। अमरेंदु उपाध्याय जी, क्या हम लोग जो बात कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात, क्योंकि तथ्यों के आधार पे बात होनी चाहिए और तथ्यों के आधार पे यहाँ बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या उनकी पार्टी के तमाम दूसरे नेता हो, सदन के अंदर झूठ बोलते हुए साफ दिखाई देते हैं। और पिछले उसमें आपने लोकसभा में आपने देखा होगा कि किस ढंग से एक सांसद के साथ गाली गलौज पर उतर आए थे भाजपा के सांसद, आपको याद होगा। अब क्या कुछ परिवर्तन दिखाई देता है? राजीव जी, परिवर्तन ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे आज बोल रहे थे और धनखड़ साहब जो थे वो सिर हिला रहे थे। तो ये परिवर्तन अब शुरू हो गया है। मुझे लगता है ये परिवर्तन आगे जारी रहेगा। और आज खड़गे जी ने जिस तरीके से मांग कर दी कि मोदी जी अपने झूठ के लिए माफी मांगे, तो कल जब मोदी जी आएंगे राज्यसभा में तो नारे भी लग सकते हैं, मोदी जी झूठ के लिए माफी मांगो, झूठ के लिए माफी मांगो। ये भी हो सकता है। तो बहुत कुछ राजीव भी हो सकता है। लेकिन आज मुझे लगता है कि जगदीप धनखड़ साहब ने, जो आरएसएस के एकलव्य हैं, उन्होंने आरएसएस से उसका अंगूठा मांग लिया। वो ऐसे मांग लिया कि उन्होंने कहा कि भाई खड़गे जी से कि भाई आप जो है वो जिस मुकदमे का आप जिक्र कर रहे हैं उसकी जरा आप वो कॉपी दे दीजिएगा, तो इसको करना है जस्टिफाई, मतलब वो जो भी शब्द वो इस्तेमाल करते हैं, वेरीफाई करना है, जो भी करना है। अब वो राजीव जी मुकदमा है, मुकदमा संख्या 176/2001 नागपुर का, और आरएसएस के मुख्यालय पर वो सामाजिक कार्यकर्ता तिरंगा झंडा फहराने के लिए गए, उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद फिर 26 जनवरी 2002 को चुपचाप अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा फहरा लिया। और अगस्त 2013 में वो तीनों लोग जो थे वो नागपुर की अदालत से उस मुकदमा संख्या 176/2001 में बाकायदा बाइज्जत बरी हुए। तो ये मुझे लगता है खड़गे साहब ने जो है वो, उन्होंने धनखड़ साहब ने वो अंगूठा मांग लिया है। क्योंकि अब ये जब दाखिल हो जाएगा सदन के रिकॉर्ड में, तो इस सदन के रिकॉर्ड में रहेगा कि कब तक आरएसएस झंडा नहीं फहराता था और कब जो थी वो गिरफ्तारी हुई थी। यानी वो अदालती तो दस्तावेज में है ही, लेकिन उस संसद के दस्तावेज में भी ये मामला आ जाएगा। एक बड़ी जो चीज है वो धनखड़ साहब ने आजकल टूट रही है बीच बीच में। आता हूं, दोबारा आने की कोशिश करता हूं, जरा जल्दी से फिर से आना चाहता हूं। शकील जी,
ये कल क्या आ रहा है, कौन सा बिल पेश होने जा रहा है लोकसभा में? हाँ, इसी की संभावना है कि यही वन नेशन एंड वन इलेक्शन जो है कल शायद लोकसभा में पेश किया जा सकता है। देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि मोदी सरकार इस तरह के तमाम शगुफे जिसे कहते हैं वो छोड़ती रहती है। महिला बिल का आपको याद होगा कि विशेष अधिवेशन बुला के संसद का और वो बिल पास किया गया महिला रिजर्वेशन का, लेकिन उसका कोई पता नहीं है कब तक वो लागू होगा, क्या होगा। कहते हैं हमने महिलाओं को रिजर्वेशन दे दिया। इसी तरह ये वन नेशन वन इलेक्शन ये कब तक होगा, परिसीमन होगा, सीटें बढ़ेंगी। नई संसद कहते हैं हमने इसीलिए बनाई है कि ज्यादा सीटें रखी है इसमें। सारी चीजें जो है ये तथ्यों से और वास्तविकताओं से परे हैं, सिर्फ काल्पनिक रूप से लोगों को भरमाने के लिए है। ये खड़गे जी ने आज बहुत स्पष्ट शब्दों में पूछा कि 11 साल में आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। और उन्होंने कहा कि देखिए 70 साल की आप बात करते हो, 70 साल में डॉक्टर इंजीनियर बने और मोदी जी आप प्रधानमंत्री बने। मैं लेबर का बेटा नेता प्रतिपक्ष बना। तो 70 साल की आप बात मत करा करो। आपने ये किया कि जब ये संविधान बन रहा था तो आपके जो संगठन था आरएसएस और हिंदू महासभा और विचारधारा के लोग, उन्होंने महिला वोटिंग राइट का विरोध किया था। ये खड़गे जी के शब्द थे आज जी। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं तो हमने सोचा बताना चाहिए। जो महिला बिल की बात हो रही है, आप महिला बिल की आज बात कर रहे हैं। महिला वोटिंग राइट का आरएसएस जनसंघ ने विरोध किया था, मगर उसको कांग्रेस ने दिया। इसी तरह कि जो अशिक्षित लोग हैं उनके वोटिंग राइट का विरोध किया गया था और इसका नेहरू ने विरोध किया था। नेहरू ने कहा था इन्हीं लोगों ने देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं और आप इन्हें वोटिंग राइट से वंचित कर रहे हो। और खड़गे जी ने यह भी बताया कि जब ये संविधान बना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो रामलीला मैदान में आपने डॉक्टर अंबेडकर का पुतला जलाया था। डॉक्टर अंबेडकर की बड़ी बातें करते हैं वो, डॉक्टर अंबेडकर के साथ नेहरू ने ऐसा किया और कांग्रेस ने ऐसा किया। अरे कांग्रेस ने और नेहरू ने तो उन्हें संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसका अध्यक्ष बनाया था और आश्चर्यचकित रह गए थे, ये रिकॉर्ड में है। डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने कहा मुझसे काबिल लोग यहां हैं, लेकिन नेहरू और कांग्रेस ने जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। तो उन डॉक्टर अंबेडकर का पुतला रामलीला मैदान में जलाया गया, साथ में नेहरू और गांधी का भी जलाया गया। और खड़गे जी ने यह भी कहा कि आप झंडे से नफरत करते हो, नेशनल फ्लैग से, तिरंगे से, आप अशोक चक्र से नफरत करते हो, ये शब्द है उनके, आप संविधान से नफरत करते हो। और जो बात लोकसभा में प्रियंका गांधी ने कही थी वो राज्यसभा में खड़गे जी ने भी कही कि हमने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, 1 लाख लोगों को बंदी बना दिया था। आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, जो अत्याचार हो रहे हैं, जो सवाल उठ रहे हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है? इसका जवाब नहीं है। कितनी आश्चर्यजनक बात है। प्रियंका गांधी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप क्या कर रहे हो, वहां पे अत्याचार हो रहे हैं। यहां भी इन्होंने कहा। और जो अभी बता रहे थे अमलेंदु जी, तो उन्होंने कोर्ट के आदेश के बाद 2002 में नागपुर में झंडा फहराने का भी जिक्र किया कि आप तो तिरंगा झंडा फहराते तक नहीं थे, लेकिन वो कोर्ट के आदेश के बाद और उसके बाद धनखड़ जी या दूसरे कोई भी चेयरपर्सन और किसी से मोदी जी से तो मांगते नहीं है कि मोदी जी आप इतने आरोप लगा रहे हो, इन्हें ऑथेंटिक करिए, इनका रिकॉर्ड रखिए। खड़गे जी से कह रहे थे कोर्ट का आदेश रखिए, वो तो रख देंगे, कोर्ट का आदेश है वो तो। सही बताया अमलेंदु जी पूरी डिटेल कि उन 3 लड़कों ने जिन्होंने झंडा फहराया था नागपुर के संघ मुख्यालय पे, उन्हें गिरफ्तार करवाया गया था और मुकदमा लड़ा उन तीनों ने, बरी हुए वहां से। उसके बाद संघ ने 2002 में 26 जनवरी को झंडा फहराया, तो रख देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सारी बातें आज खड़गे जी ने बहुत अच्छी तथ्यों के साथ रखी। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि आपने सारे रोजगार के साधन छीन लिए हैं। हमने जो मनरेगा दिया था कोविड में, वही ग्रामीण लोगों के काम में आया, नहीं तो बहुत बुरी हालत हो जाती जी। तो ये सारी बातें उन्होंने करी। और जहां तक इसका सवाल है कि आप कह रहे थे कि पाकिस्तान को खुश करने के लिए ये
तस्वीर हटाई गई, जो वास्तविक तस्वीर थी, जो हमारे गौरव की तस्वीर थी, भारतीय सेना के लिए गौरव की तस्वीर थी। देखिए, अभी आप जो बता रहे थे डॉक्टर राकेश पाठक का कि उन्होंने जो बनाया है, ये तो खुद सैन्य विज्ञान के न केवल स्टूडेंट रहे, डॉक्टर है ये, इन्होंने सैन्य विज्ञान में ही किया है। तो ये सैनिक के लिए सबसे बड़ी चीज उसकी पलटन और उसका गौरव होता है। इससे बड़ी सेना के लिए कोई चीज नहीं होती जवान के लिए। ये देखिए, वो मूंछों में ताव दे रहे हैं अपनी, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और आपने उस गौरव को वहां से हटा दिया, तो किसको खुश करने के लिए क्या किया कौन जानता है। आप अचानक वहां पहुंच गए थे नवाज शरीफ के यहाँ, पूरे देश को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था कि आप क्यों गए। और मनमोहन सिंह, ये बात रिकॉर्ड में आना तो बहुत जरूरी है, 10 साल रहे, एक बार भी पाकिस्तान नहीं गए मनमोहन सिंह, कभी नहीं गए वहां पे। और ये जो जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, एक लास्ट बात, ये जीरो टॉलरेंस की जो बात मोदी जी ने कही थी भ्रष्टाचार के लिए लोकसभा में, जीरो टॉलरेंस आपके खुद के शब्द थे कि टेम्पो में भर भर के नोट भेजे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहा है पकड़ क्यों नहीं लिया जिस आदमी ने नोट भेजे थे। अगर जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के प्रति, तो टेम्पो में भर भर के जो आदमी नोट पहुंचा रहा है, आपके पास उसकी पुख्ता सूचना है। आप बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन है। तो भेजने वाला कौन था? आपके अनुसार अडानी और अंबानी थे। उन अडानी अंबानी को पकड़ा क्यों नहीं? इस सवाल को देश को पूछना चाहिए कि आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और वो अंबानी अडानी नोट पहुंचाते हैं, जाहिर है कि ब्लैक मनी होगी। तो मोदी जी की ये जो बातें हैं, माफी मांगने का जो सवाल है मोदी जी से, तो हम फिर कहते हैं, पहले भी कहा है कि मोदी जी से ये मांग कभी नहीं करना चाहिए। कहां तक माफी मांगेंगे? जी बिल्कुल, कहां तक मांगेंगे माफी? कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें? डॉक्टर राकेश पाठक जी, क्या जोड़ेंगे आप इसमें? 2 बातें जोड़ना है मुझे। एक तो सुनील शुक्ला जी ने जो परिवारवाद की बात कही थी कि प्रधानमंत्री ने अपने 11 संकल्प जो बताए थे, उनमें से जो 2-3 महत्वपूर्ण थे, उसमें भ्रष्टाचार की बात, उस पर भी आऊंगा। सुनील जी, 87 सांसद 240 में से इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, 87 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे हैं जो परिवारवाद की निशानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर अनुराग ठाकुर तक, और बहुत लंबी फहरिस्त है, किन किन के नाम गिनाए, 87 नाम गिनाने में हमारी डिबेट का समय गुजर जाएगा। जितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उनके मंत्रिमंडल में नाम गिन लीजिए, मध्य प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश, गुजरात, जहां भी चाहें, कितने लोग परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाकर बीजेपी में फल फूल गए। इसे मैं बड़ी विनम्रता से अखंड पाखंड कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की कथनी करनी में जो अंतर है, वैसा अंतर दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। शकील साहब ने भ्रष्टाचार की, जीरो टॉलरेंस की, मोदी जी की जो संकल्प है उसकी बात कही। अभी जुमा 4 दिन पहले अजित पवार ने 5 दिसंबर को शपथ ली उप मुख्यमंत्री की। 7 दिसंबर को इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने 1000 करोड़ की संपत्तियां जो अटैच थी वो रिहा कर दी। साथ में यह भी लिखा फैसले में कि ईडी या इनकम टैक्स कोई सबूत पेश नहीं कर सकी, इसमें किसी भी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है, इसमें किसी भी तरह का अवैध लेन देन नहीं हुआ है, बैंकिंग सिस्टम से लेन देन हुआ है। इसी एनसीपी के नेता हैं अजित पवार, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर की एक आम सभा में कहा था कि एनसीपी के भ्रष्टाचार का मीटर ही डाउन नहीं होता है, एनसीपी का नाम लेकर कहा। आज की तारीख में वे उनकी सरकार में, महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री। बहुत लंबी फहरिस्त है ऐसे नामों की। तो मुझे लगता है कि मोदी जी जो कहते हैं वैसा करते नहीं है, जो करते हैं वो कहते नहीं है। अब बारी इस देश के लोगों की है कि उन्हें समझना चाहिए कि उन्हें उनके सामने जो परोसा जा रहा है उसकी आड़ में आखिर हो क्या रहा, इस देश के साथ कैसे कैसे छलावे हो रहे, संविधान के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है। जो लोग संविधान के सामने माथा टेक रहे हैं वे असल में संविधान की मूल आत्मा को रोज छलनी कर रहे हैं। अब इस देश के समझने की बात है।
बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जरा प्रशांत टंडन जी, कैसे देखा जाए, और सबसे बड़ी बात कि अभी इसकी शुरुआत है, अब कल तो कुछ और देख रहे इंतजार करेंगे हम कि क्या कौन सा बिल आ रहा है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है। क्या वन नेशन वन इलेक्शन भी उसी ढंग से, जैसे कि स्पेशल संसद लगाकर महिला आरक्षण बिल लेकर आया गया था, उस ढंग से हम देखते हैं, या कुछ और, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के भाषणों को अगर बहुत गौर से देखा जाए तो ये संसद पिछली संसद से अलग नहीं दिखाई देती है। जी देखिए, जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात है राजीव जी, वो सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट है। और आपको याद होगा कि जब इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही थी मुंबई में, तभी ये जुमला फेंका गया था। और ये कुछ नहीं, इस तरीके की बहुत सारी चीजें आती हैं, तड़ी जाती हैं जी। और ये वन नेशन वन इलेक्शन तो अभी इसकी बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को ही चैलेंज कर रहा है। तो ये जुडिशियल रिव्यू में, जुडिशियल स्क्रूटनी में कितना खरा उतरेगा, ये पार्लियामेंट से निकलने के बाद देखेंगे। तो ये तो दूर की कौड़ी है, और ये होने वाला नहीं है, प्रैक्टिकल ही नहीं है। और जो इलेक्शन कमीशन, जो सरकार झारखंड के चुनाव 2 चरणों में कराती है, जो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ नहीं करा पाती, वो पूरे देश का इलेक्शन करवाएंगे। आप सोचिए, राजीव कुमार की क्षमताएं हमको मालूम है, और वो क्यों इलेक्शन का शेड्यूल ऊपर नीचे करते हैं, और इलेक्शन का शेड्यूल क्यों बंगाल में 7 फेज में चुनाव होते हैं। इसलिए क्योंकि मोदी जी प्रचार कर पाए हर फेज में जी। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो उसमें कितने फेज में चुनाव होगा? 28 फेज में, 40 फेज में, ताकि मोदी जी लगातार जो है चुनाव प्रचार कर सके। तो होगा ये कि 6 महीने तक चुनाव होता रहेगा, ना उतने संसाधन ना ईवीएम में। और देखिए, अगर मोदी जी के भाषणों को आप देखें, और वो नेहरू को लेकर आते हैं, इंदिरा गांधी को लेकर आते हैं, आप पहले प्रधानमंत्री से मोदी जी तक आइए, आप हर प्रधानमंत्री की बड़ी उपलब्धि कोई ना कोई आपको मिलेगी। पंडित नेहरू की तो क्या बात ही करें, एम्स, इसरो, स्पेस प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम, इंस्टीट्यूशंस को बनाना, वो सब कुछ नेहरू के समय में हुआ। IITs मोदी जी ने क्या दिया? इंदिरा गांधी के समय में बांग्लादेश बना दिया, जिसकी फोटो अभी जनरल नियाजी के आत्मसमर्पण की फोटो जो है हटा दी गई है। प्रिवी पर्स अभी शकील जी ने बताया, तमाम सारी बातें हैं। न्यूक्लियर टेस्ट पहला इंदिरा गांधी के समय में, तमाम बातें की। राजीव गांधी 21st सेंचुरी की आधारशिला रखी, कंप्यूटर क्रांति, संचार क्रांति, बहुत सारी चीजें। मनमोहन सिंह ने भी मनरेगा, RTI जैसे कानून पास करवाए, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, इसके सहारे अभी 80 करोड़ लोगों को अन्न दिया जा रहा है, लाभार्थी योजना। वाजपेयी जी के समय भी हुआ, पोखरण टेस्ट हुआ, बहुत सारी बातें हुई। आप मोदी जी का एक कोई फैसला गिना दें जो भविष्य के भारत के इतिहास का एक पन्ना ही बनेगा जी। तो ये हेडलाइन मैनेजमेंट क्या होता है कि एक दिन हेडलाइन बनती है, 2 दिन बाद वो उतर जाती है हेडलाइन जी। बिल्कुल, यहाँ पे न्यूज पॉइंट में या दूसरे मीडिया में बहस हो जाएगी, उसके बाद लोग भूल जाएंगे। ऐसी एक भी बात मोदी जी ने नहीं की है पिछले 11 साल में जो भविष्य के इतिहास का एक अध्याय बने। सिवाय इसलिए याद किया जाएगा कि इस दौरान लिंचिंग शुरू हुई, पहली बार भारत में लिंचिंग शब्द पहली बार इस्तेमाल होने लगा। पहली बार बुलडोजर से घरों को गिराने का काम शुरू हुआ नफरत के आधार पर जी। नफरत पूरे पीक पे पहुंची
ये जरूर गिना जाएगा, ये भी गिना जाएगा चीन किस तरह से अंदर आ गया। तो कोई एक भी चीज ऐसी मोदी जी के लिए नहीं है। मैं तो मोदी जी के समर्थकों से कहता हूं कि कोई एक ऐसी चीज बताएं जो भविष्य के भारत के इतिहास का एक चैप्टर बने। जीएसटी की बात करेंगे, जीएसटी इनका नहीं है। चंद्रयान मनमोहन सिंह का है या उसके पहले के प्रधानमंत्रियों का योजना है, लेकिन मनमोहन सिंह के समय वो गया जी। तो कोई भी एक भी योजना ऐसी नहीं है जिसको मोदी जी ने शुरू किया हो और उसको एक चरम पे पहुंचाया हो और जो कल के भारत की एक आधारशिला रखता हो। भाषण तो आप देते रहेंगे जो भी कर दें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सब याद रखा जाएगा। आने वाले वक्त में सबकी चर्चा होगी, सब याद रखा जाएगा। सुनील शुक्ला जी, जरा आपसे भी समझूं और क्या क्या याद रखा जाएगा। जी, इतिहास बहुत निर्दयी होता है। इतिहास किसी को बकसता नहीं, सबका मूल्यांकन करता है। वो पूर्ववर्ती सरकारों का एक उदाहरण आप बता दीजिए या समर्थक बता दें, भक्त लोग बता दें, जिन सरकारों ने ऐसा कोई निर्णय किया हो जो 5 साल बाद लागू होगा। कोई एक ऐसा निर्णय वो बता दिए पूर्ववर्ती सरकारों का, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और मनमोहन सिंह तक का, जिन्होंने ऐसा कोई निर्णय किया हो जिसके कब वो लागू होगा उसके बारे में कोई तिथि घोषित नहीं की गई। आप नारी बंधन अधिनियम लेकर के आए, कब लागू होगा ये? इतने जोर इसका विशेष सत्र बुलाया गया, जैसे लग रहा था कि कल उसको लागू कर दिया जाना है। आप ला रहे हैं एक राष्ट्र एक चुनाव, हर चीज यहां एक राष्ट्र एक पार्टी एक नेता एक चुनाव एक झंडा, तो हर चीज एक है। देश की विविधता को स्वीकार करने की तो प्रवृत्ति ही आपके पास नहीं है और आप एक चुनाव ला रहे हैं। ठीक है, पिछले 11 वर्षों में यह सरकार चुनाव की अवधि को कम करती हुई कब दिखाई पड़ी? पिछले 11 वर्षों में इस सरकार ने जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है उसकी अवधि को सीमित करते हुए कब दिखाई पड़ी? यह सरकार जो 2-3 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा सकती है, निर्वाचन आयोग को इस बात का आश्वासन नहीं दे सकती कि आप चुनाव कराइए, और वो सरकार कहे कि एक राष्ट्र एक चुनाव। यह अगर ये जुमला नहीं है तो और क्या है ये? आप महाराष्ट्र, अभी हम लगातार पिछले कई महीनों से चुनाव देख रहे हैं। हरियाणा का चुनाव देखा, जम्मू कश्मीर का चुनाव देखा, महाराष्ट्र का चुनाव देखा, झारखंड का चुनाव देखा। ये चुनाव एक साथ नहीं कराए जा सकते थे। जो राष्ट्र इस बात के लिए, जो सरकार इस बात के लिए संकल्पित हो कि पूरे राष्ट्र का एक चुनाव होना चाहिए, वो इन 4 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा सकती। और कौन सी सोच होती है? महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव आप 3 चरणों में कराएंगे, विधानसभा का चुनाव 1 चरण में हो जाएगा। क्या कौन सी स्थितियां बदल गई हैं? तो यह एक राष्ट्र एक, और ये संभव कैसे जो कहा जाता है कि साहब 1967 तक तो चुनाव एक साथ होते थे, तो सरकार ने थोड़ा बदल दिया। सरकारें गिर गई, पूर्व भागवत की सरकारें नहीं आई, सरकारें भंग की गई, तमाम कारण थे। राष्ट्रपति शासन लागू हुआ जिससे अलग अलग समय पर चुनाव हुए। ऐसा तो नहीं था ना कि जानबूझकर के सारे चुनावों को टाला गया। जो चुनाव टालने की स्थितियां थी वो अलग थी, उस पर आप बहस कर सकते हैं कि गलत थी या सही थी। 1977 में लोकसभा की अवधि 6 साल की गई, उससे बहस हो सकती है कि गलत किया गया सही किया गया। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि विधानसभा और विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव अगर अलग अलग हुए तो सरकारों ने जानबूझ के किया, वो तो स्थितियां नहीं थी। आप एक जो बात, अगर आप एक राष्ट्र एक चुनाव, क्या अगला चुनाव करा लेंगे आप? 5 साल तक तो सरकार चलेगी, 5 साल के बाद ये स्थितियां बनेंगी, फिर 5 साल के बाद अगले दौर में फिर 5 साल आप समय लगेगा एक साथ चुनाव कराने के लिए। कितने संशोधन करेंगे आप? न्यायालय से स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा? और दूसरी चीज, इस चुनाव को आप जल्दी करा करके हासिल क्या कर लेंगे? क्या पाना चाहते हैं आप? इससे मिलेगा क्या आपको? जी। आप ये कहते हैं कि चुनाव के खर्चे कम होंगे। इस देश का इतिहास साक्षी है कि संसदीय चुनाव को महंगा करने का पूरा श्रेय अगर किसी को दिया जाना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को दिया जाना चाहिए। 1952 से लेकर के 2014 तक के चुनाव में कांग्रेस ने जितना पैसा नहीं खर्च किया उतना अकेले एक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किया। यह निर्वाचन आयोग का डेटा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग को बताया है। और उसके बाद आप कहते हैं कि निर्वाचन खर्चे कम किए जाएंगे।
ये केवल एक जो मुख्य विषय है, जो लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवाल है, उन पर आप मत चर्चा कीजिए। आप इसी में उलझे रहिए, एक राष्ट्र एक चुनाव, मतलब इन्हीं विषयों पर आप चर्चा कीजिए। ये सरकार अपने उपलब्धियों की बात क्यों नहीं करती? ये क्यों नहीं बताती है कि हमने डिमोनेटाइजेशन किया था, इस सरकार का निर्णय था और इसका ये परिणाम है? उनको बताना चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि हम जीएसटी को हम लोगों ने लागू किया, जिसका ये परिणाम सामने आया। आपको बताना, आप एक उदाहरण दीजिए पूर्ववर्ती सरकारों की, कि जिन बिंदुओं का पूर्ववर्ती सरकारों ने विरोध किया हो और उसको लागू भी किया हो बाद में समय आने पर। अगर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में किसी ऐसे प्रकरण का कांग्रेस ने विरोध किया हो और आगे आने वाली सरकारों में उसको लागू किया हो, भारतीय जनता पार्टी को तमाम उदाहरण है। यही बीजेपी है जो मनरेगा के बारे में क्या क्या नहीं कहती रही, और आज मनरेगा के आधार पर उन्होंने क्या कहा था मनरेगा के बारे में लोकसभा में, कि कांग्रेस के ऊपर सबसे बड़ा धब्बा है और इसको मैं खत्म नहीं करूंगा। आज मनरेगा के भरोसे कोविड काल की जो स्थितियां हैं उससे आप निपट पाए। राइट टू फूड का जो स्थिति आई उसके कारण से आज आप इतने लोगों का नाश दे रहे हैं। जो सरकार आरटीआई लागू करेगी वह संविधान विरोधी है, और जो सरकार सूचना तंत्र को कमजोर करेगी वो संविधान के पोषक है। ये तो नई व्याख्या है लोगों के सामने, और ऐसा नहीं है, लोग इन चीजों को देख रहे हैं और अच्छे से देख रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, क्या आपको लगता है कि यहां से थोड़ा बहुत भी थोड़ी सी सीख नरेंद्र मोदी जी को और आज के इस भाषण से, जिस पर हम लंबी चर्चा आज कर लिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के भाषण से, कल जब नरेंद्र मोदी राज्यसभा में भाषण देंगे, समापन भाषण, तो क्या कुछ सीख लेते हुए कुछ आज के विचारों पर अमल करते हुए नजर आएंगे? निश्चित तौर पर राजीव जी, लगता है कि थोड़ा सा सबक सीखना चाहिए नरेंद्र मोदी को। हालांकि वो सबक सीखते नहीं है और सीखते कुछ भी नहीं है। जो कुछ वो सीख के आए हैं, उनको सिखाया गया संघ की शाखाओं में, उसी का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत सीख लेना चाहिए, और कम से कम इस बात से सीख लेना चाहिए, कल अगर नारे लगे और कल अगर उन्होंने कोई झूठ बात कही राज्यसभा में और फिर बीच में नेता प्रतिपक्ष उठकर खड़े हुए उनकी बात काटी और फिर उन्होंने वहां ऑथेंटिकेट कर दिया, तब क्या मूड रह जाएगा नरेंद्र मोदी का, ये नरेंद्र मोदी को खुद सोचना चाहिए। दूसरा, जो जगदीप धनखड़ साहब का आज का जिस तरीके का रवैया था, उससे देख के लगता है कि ज्यादा टोका टाकी विपक्षी तरफ शायद नहीं करेंगे। और तीसरी बात जो राजीव जी बड़ी महत्वपूर्ण है, कि ये जो चुनाव होने से पहले जो शोर छोड़े जाते हैं, जैसे वो छोड़ा गया था, आपको याद होगा 2019 के चुनाव से पहले सवर्ण आरक्षण का, ईडब्ल्यूएस का, इस लोकसभा चुनाव से पहले जो था वो महिला आरक्षण का, और अब ये जो आ रहा है वन नेशन वन इलेक्शन, तो क्या हम मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या ऐसी भी कोई चीज चल रही है मोदी जी के मन में? तरीके की शोषण लेके आए जा रहे हैं, उससे लगता है ये राजीव जी की शायद मध्यावधि चुनाव की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो नहीं चाहेंगे कि मध्यावधि चुनाव हो, जहां तक मैं समझ रहा हूं, क्योंकि 5 साल वो रहना चाहेंगे। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर 10 के 10 उपचुनाव उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं करवाए? बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। क्यों 13 तारीख की जगह आप 20 तारीख लेके गए उत्तर प्रदेश के चुनाव को ही? ये उपचुनाव की बात कर रहा हूं। एक एक उपचुनाव कराने में अगर पसीने छूट रहे हैं, तो यहाँ आप इतनी सीटों के लिए चुनाव करवाना, वो अब राजीव कुमार रिटायर हो रहे हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। फरवरी महीने में रिटायर हो रहे हैं राजीव कुमार। अब एक्सटेंशन अगर मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन खैर बहुत महत्वपूर्ण है कल का दिन, इंतज़ार कीजिए कल शाम तक, बहुत कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस चर्चा को यहीं विराम देने से पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। प्रशांत जी, अमलेंदु जी, शकील जी, सुनील जी, डॉक्टर राकेश पाठक जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस चर्चा में अपनी बात, अपने विचार रखे, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। LDF, लेफ्ट डेमोक्रेट लिबरल हमारे साथ हैं, और ओमर अली साहब हैं, VU हैं हमारे साथ, ज्योति जी हैं, श्री किरण जे, जस्सल जलजीत साहब, AK, कुसुम कश्यप जी, संजय
सहगल जी हमारे साथ, बिल्कुल सही कहा अमलेंदु जी ने, लिख रहे हैं। निशित पटेल साहब वीयू भी हैं। असलम चिश्ती जी बहुत खूब, गुड नाइट लिख रहे हैं, आपको भी गुड नाइट। और शाहिद नईम साहब हमारे साथ हैं। सभी दोस्त